नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही शानदार होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। कैसे हैं आप सब? जल्दी से सभी साथीगण जुड़ जाएं। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कल तक हमारा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है और इसके बाद आपके जो टॉपिक बच रहे हैं शेष वो लिमिटेड बच रहे हैं। आने वाली 5 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है? कब तक हो जाएगा? आने वाली 5 तारीख तक आपका पूरा के पूरा सिलेबस हो जाएगा। हमें आज पढ़ना है आवर्त सारणी के बारे में, पीरियोडिक टेबल। लेकिन क्या हम सीधे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे? नहीं, हम आज एक कहानी पढ़ेंगे। जैसे होता है ना, जैसे कभी कोई आपसे पूछे कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो आप एक कहानी सुनाते हो। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। ठीक है, अब कमेंट लेंगे बाद में, अभी पढ़ते हैं प्यारी मोहन। ठीक है? तो आप क्या कहते हो? मैंने 12th के बाद में ये किया, वैसे किया, ये किया, मैंने रनिंग की, वो करा, मैंने फिजिकल निकाला, कई चीजें होती हैं अलग अलग। सेम टू सेम आप पूरी कहानी सुनाते हो, वैसे ही आज हम पूरी कहानी सुनेंगे कि पीरियोडिक टेबल, आज जो हम ये वर्ड पढ़ते हैं, ये कहाँ से सामने आया। तो एक्चुअल में दुनिया में सबसे पहली बार जो प्रयास किया गया था, तो एक वर्ड सामने आता था कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये पहली बार था। देखो क्या हुआ, तत्व बढ़ते गए तो ही तो इनको बांटा गया, इनका विभाजन किया गया। अगर सोचिए कि 10-12 ही एलिमेंट होते तो क्या विभाजन करना पड़ता? कैसा नहीं करना पड़ता। तो शुरुआती दौर में, ठीक है, क्या चीज रहती है, किस प्रकार से रहती है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, बताइए फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? बताइए, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? सर वो सोडियम वगैरह का उपयोग पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, शांत रहिए, वो भी करवाएंगे। किसका उपयोग होता है, क्या चीज होती है, सब पढ़ कराएंगे। परेशान मत होइए। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो बच्चे मेंडलीव जवाब दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल वर्ड सुन लिया। चलो मैं आपको हिंट देता हूं। एंटोइन या एंटोनी, आगे का वर्ड आप बताएंगे। अरे, आवर्त सारणी के जनक नहीं पूछा मैंने मेंडलीव साहब, मैंने केमिस्ट्री के फादर पूछा है। बहुत बढ़िया। एंटनी लेवाइसियर। कुछ लेवाई सियर बोलते हैं, कुछ लेवाई सियर बोलते हैं, एक ही बात है। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास किया। ठीक है, पहली बार तत्वों को बांटा। तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें आप फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा कर आया था।
रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। बात की जाए इन व्यक्ति की तो इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट के कितने पार्ट किए? टू पार्ट ऑफ एलिमेंट। तत्वों को दो भाग में बांटा। इनसे पहले ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, क्योंकि फादर ऑफ केमिस्ट्री ही यही थे। तो इन्होंने ये कहा कि एक काम करिए, आपको तत्व पढ़ने में दिक्कत होती है ना, आप इन तत्वों की दो श्रेणियां बना दीजिए। तो फिर लोगों ने पूछा अच्छा कौन कौन सी दो श्रेणी बना दे? कि एक हो जाएंगे आपके मेटल, मतलब कि धातु, और दूसरे हो जाएंगे आपके नॉन मेटल, मतलब अधातु। क्योंकि इनके समय में मुश्किल से है ना 20-22 एलिमेंट हुआ करते थे। तो उन 20-22 एलिमेंट को भाई धातु अलग अधातु अलग काम हो गया। लेकिन अगर वर्तमान में इन एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये कितने प्रकार हैं? वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो जो एलिमेंट है, जो तत्व है, इनको कितने भाग में बांटा गया? तो इनके तीन पार्ट हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इन दोनों के इंग्लिश यहां लिखे हुए हैं ना, इसका लिख देता हूं मैं, मेटेलॉइड। धातु अधातु और उपधातु, ये इन्होंने तीन भाग वर्तमान में प्रचलित है। क्योंकि कुछ ऐसे तत्व भी मिले जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण थे कि अच्छा भैया ऐसा हुआ था, हाँ जी। तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। 7 उपधातुएं हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, 7 मेटलॉइड्स। तो वर्तमान दृष्टिकोण में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीन पार्ट है। ठीक है, इस फंडे को आप यहां पर ध्यान रखना। फिर इनके बाद में ये तो चले गए, फिर भी तत्वों को पढ़ने में थोड़ी समस्या हो रही थी साहब। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, है ना, जो त्रिक नियम देते हैं, ट्रायाड देते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? त्रिक नियम आता है। ठीक है, ट्रायाड आते हैं कि सर ये ट्रायाड क्या होते हैं, है ना, ये ट्रायाड लो क्या है, या त्रिक नियम क्या है? ये त्रिक नियम सर क्या होते हैं, क्या चीज है, क्या फंडे हैं? देखो, त्रिक नियम में तीन तत्वों का समूह होता है। क्या आप जानते हैं, एग्जाम में प्रश्न सिंपल आता है कि तीन तत्वों के समूह या त्रिक नियम किसने दिया था? तीन तत्वों का समूह या त्रिक नियम किसने दिया? उस वैज्ञानिक का नाम आप जानते हैं? बड़ा सिंपल नाम है। तीन डब्बे थे। क्या ट्रिक याद रखोगे? ट्रिक कैसे याद रखोगे? तीन डब्बे। कितने डब्बे? तीन। तो तीन से हो जाएगा त्रिक नियम, तीन तत्वों के समूह, और डब्बे से हो जाएगा डोबेरीनर। कुछ री न ल कहते हैं, कुछ री न र कहते हैं, जो आपको लिखना हो कोई दिक्कत नहीं। डोबेरीनर इन्हें कहा जाता है। डोबेरीनर। तो भैया इस त्रिक नियम में था तीन तत्वों के समूह। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 10, 15 और 20, इनका औसत क्या होगा? इनका एवरेज क्या होगा? 10, 15 और 20, इनका एवरेज क्या होगा? बताइए। 10, 15, 20, इनका एवरेज क्या होगा? ठीक है, कैसे करते हैं? तीन तरीके होते हैं। 10, पूरे का एवरेज निकालना हो तो 15 प्लस 20, और 3 है तो बटा 3, यही करते हैं ना। तो 15 और 10 25 और 20 45 बटा 3, 15 आ जाता है।
एक तरीका तो ये होता है एवरेज निकालने का। एक तरीका और क्या होता है, पहले और तीसरे नंबर को जोड़ देते हैं, 20 + 10/2 कितना आ जाता है, 15। तो एक तरीका होता है, हम दूसरे वाले तरीके की बात कर रहे हैं, पहले वाला तरीका नहीं देख रहे हैं। इस बंदे ने थोड़ी सी गणित लगाई। इसने कहा कि पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है। कि सर क्या मतलब, ये पूर्ण रूप से जो नियम था ये बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब देखो क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं, उदाहरण समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। इनका जो पहला ट्रायड था वो 4 धातु थी। अल्कलाइन मेटल का ट्रायड था। कौन कौन सी 4 धातुएं आती है, तो भाई सिंपल सा फंडा है, ली ना के। इसकी ट्रिक याद रखेंगे आप, ली ना के। क्या ट्रिक है इसकी, ली ना के। ठीक है, ली ना के। एक तत्व है जिसका नाम है लिथियम। दूसरा है सोडियम। और तीसरा है पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्वों का समूह। इन भाई साहब ने हमें ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया, कि इस पहले तत्व का जो द्रव्यमान होगा, अब लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है भैया, ठीक है, लगभग 7 के आसपास होता है। ठीक है, और पोटेशियम का द्रव्यमान कितना होता है भैया, तो पोटेशियम का लगभग 30 के आसपास होता है, 30 मान लेते हैं अपन, 30 मान लेते हैं कि सर 30 के आसपास है। अब ऐसी स्थिति में यहां पर 30 नहीं है, 29 29 39 होता है। ठीक है, 39 होता है। अब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 39 और 7 का एवरेज क्या होता है बताओ, 39 और 7 का एवरेज क्या होता है, 39 इसका द्रव्यमान हो गया पोटेशियम का, और लिथियम का द्रव्यमान 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर 39 + 7 करिए, डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 23 आता है, 23 आता है। कितना आता है सर, 23 आएगा। इन दोनों का एवरेज क्या आएगा कि सर 23 आएगा। बस सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 22.9 होता है। तो क्या 22.9 23 के पास में है, कि हाँ सर बिल्कुल पास में। इस तरह से इन्होंने जमा जमा करके तत्वों के बारे में समझाया कि भैया, है ना, ये जो होते हैं ना आपके, कि पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होता है। तो एवरेज निकाला साहब इन्होंने, औसत निकाला, पहले का द्रव्यमान तीसरे के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व का द्रव्यमान होगा, इस तरह से इन्होंने त्रिक नियम दिया। अभी तत्वों को जमा रहे हैं, लेकिन देखो क्या होता है कि सर हमें ये याद रखने पड़ेंगे द्रव्यमान वगैरह, नहीं भाई, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे। आप क्या याद रखेंगे इसमें, कि 4 धातु समूह के ट्रायड में कौन से तत्व आते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। प्रश्न कैसे बनेगा सर, यहां से आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा। तो प्रश्न ये बनेगा कि इनमें से कौन 4 धातु के ट्रायड का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए में लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया, पोटेशियम, नीचे मान लीजिए मैंने यूरेनियम दे दिया। तो आप क्या कहोगे, सर ये 3 तो है, वो चौथा वाला नहीं है, यूरेनियम नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि भैया 4 धातु ट्रायड में कौन सा तत्व नहीं आता है ना। इसी तरह से दूसरा ट्रायड इन्होंने दिया। ठीक है, तो दूसरा ट्रायड, ये तो पहला पढ़ लिया हमने साहब, दूसरा ट्रायड इनका कौन सा था, आइए उसको देखते हैं। दूसरा था क्षारीय मृदा धातु।
एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु में कौन आता है? तो क्षारीय मृदा धातु में जो तत्व आते हैं उनकी ट्रिक याद रख लो आप, तो सबसे बढ़िया ट्रिक। अब मैं इनकी ट्रिक ही बता रहा हूं आपको। तो क्षारीय मृदा धातुओं में कौन आता है? तो याद रखना, कार, स्कूटर, बाप। कार, स्कूटर, बाप। तो कार का मतलब कैल्शियम, कार का मतलब कैल्शियम, स्कूटर का मतलब स्ट्रोंशियम, और बाप का मतलब बेरियम। बाप का मतलब बेरियम। चलिए, तो इनके पूर्ण रूप लिख लेते हैं, ये तीन तत्व कौन कौन से हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है ये। एक कभी कभी स्ट्रोंशिया कह देते हैं, वो नहीं है, स्ट्रोंशियम। और बीए का मतलब आप सभी जानते हैं, बेरियम। तो और कौन से तत्व का समूह दिया इन्होंने? तो दूसरा ट्रायड जो दिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का समूह दिया। सीधा सा याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं कि भैया क्या चीज है। ठीक, वेरी गुड। इसी तरह से तीसरा समूह दिया इन्होंने कि भाई तीसरा है ना, तीन तीन के ग्रुप बना रहे थे, तीन तीन तत्वों को साथ साथ में पढ़ो साहब। तो तीसरा कौन सा आता है? हेलोजन समूह आता है, हेलोजन ग्रुप आता है। ठीक है, फिर चौथा कौन सा आता है? फोर्थ नंबर पर कई ट्रायड दिए, मैं मेन मेन पढ़ा रहा हूं। ऑक्सीजन फैमिली आता है, फोर ट्रायड आता है। तो हेलोजन ग्रुप आता है। कौन सा आता है? हेलोजन समूह। इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी, कल बाहर आई। कल बाहर आई। वो कब बाहर आई? वो कल बाहर आई। ठीक है, तो कल का मतलब क्या होता है? क्लोरीन से। तो एक तत्व कौन सा था? क्लोरीन। ठीक है, बीआर का मतलब क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रो ब्रो मीन, है ना, ब्रोमीन, ब्राउमीन हो गया वो, सॉरी, ब्रोमीन है। और आई का मतलब आयोडीन। ये तीन तत्वों का एक समूह इन्होंने बनाया। ठीक है, तो भैया एक ग्रुप कौन सा हो गया? कार, स्कूटर, बाप, कैल्शियम। ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है ना। अभी तो कभी चलो बाई चांस नहीं आया, लेकिन पेपर में आ गया तो, है ना। तो भैया ये इसी तरह से पूछते हैं। बताइए, तीन ऑप्शन में ये रहेंगे, चौथा दूसरा दे देंगे। बताइए कि हेलोजन समूह में, ट्रायड में कौन सा तत्व नहीं होता? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया, चारों के चारों ही हेलोजन है। अब कैसे पता करेंगे? तो अपनी ट्रिक कल बाहर आई, फ्लोरीन नहीं होगा इसमें। अब वो कहते हैं ना कि जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी एक ट्रिक बन गई आपकी भाई साहब, कि है ना, एक ट्रिक बन गई और आपने उस ट्रिक को 10 प्रश्न पे लगाया, 10 के 10 सही हो गए। अब क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि भैया इस ये जो मैथ्स वाला सवाल है ना, इसमें पहले वाले का नंबर जोड़ दो, आखिरी वाले का नंबर जोड़ दो, बीच वाले से भाग दे दो, जो आंसर का नंबर आता है वो नंबर अगर किसी ऑप्शन में दिख जाए तो वो सही है। ऐसी कोई ट्रिक आपने अपने मन से ही बना ली। ये कोई कहीं से लाया थोड़ी, इसने भी जुगाड़ ही लगाया पहली बार डोबे रिनर ने। अब डोबे रिनर ने ये जुगाड़ लगाते लगाते भाई साहब ये चल रहा बहुत बढ़िया तरीके से। अब थोड़े समय के बाद एक और पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, चौथा ट्रायड और पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये भी जुगाड़ी लगा रहा है, ऑक्सीजन फैमिली। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चे को। बताइए, डोबेरिनर के ट्रायड में ऑक्सीजन परिवार में कौन नहीं आता? ठीक है, तो ऑक्सीजन परिवार एक्चुअल में पूरी की पूरी उस चेन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की पूरी लाइन आती है ना। कौन कौन आता है ऑक्सीजन परिवार के अंदर? तो देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे तत्व आते हैं। लेकिन इनमें से कोई तीन तत्व ही तो आएंगे इसमें। तो इसकी ट्रिक याद रखो, ऑक्सीजन परिवार का जो ट्रायड था, कि इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसमें आते हैं स,
सस्ते सस्ते। तो ऑक्सीजन तो बहुत महंगी है यार, हमको जिंदा रखती है, तो ऑक्सीजन सस्ती थोड़ी है, तो वो नहीं आएगी इसमें। तो स का मतलब होता है एस, स ते, है ना, स ते, ऐसे याद रखना, स ते, सस्ते। तो एक हमारा क्या बना भैया, सल्फर, सेल्यूनियम और टेल्यूरियम। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। देखो सल्फर के दो वर्ड यूज होते हैं, एक होते हैं सल्फुर, एक होता है सल्फर। एक लिखते हैं सल्फुर, है ना, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, फिर बच्चे बोलेंगे सर गलत है। तो आप जो लिखते हो वही लिख लो, सल्फर, सेलेनियम। एक होता है टेल्यूरियम। ये तीन तत्व आते हैं। तो ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन नहीं आता इन ये। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं आता, भाई उस आदमी ने तीन तीन के ग्रुप बना दिए, जैसे आप 10 लोग खड़े हो, चलो तुम तीन इधर आ जाओ, तुम तीन इधर आ जाओ, है ना, तुम तीन इधर आ जाओ, एक अकेला बच गया। अब आप कहोगे सर इन तीन का ही क्यों बनाया, अरे भाई मैंने कुछ भी रेंडमली उठा लिए, तो इनने भी रेंडमली उठा लिए। तो इनने तीन तत्वों के, अब भाई साहब इनके लिए अगली फैमिली जो थी ना वो मुसीबत हुई। जैसे मैंने आपसे कहा ना, आपने एक ट्रिक बनाई थी मैथ्स में, 10 सवाल में लागू हो गई। आप बड़े इंप्रेस हो उस ट्रिक से, भाई अपन ने नई खोज कर ली है, ठीक है, अपना ये फॉर्मूला सब पे बिना पढ़े काम करता है। लेकिन जैसे ही आपने अपने दोस्त को ट्रिक बताई, उसने कहा ये वाला सवाल करियो, और वो ट्रिक वही गलत हो गई। तो ऐसा कई बार है ना, आप स्टूडेंट हैं, आप ऐसा काम करते हैं और आपके साथ ये चीज हुई है। तो ऐसा इन भाई साहब के साथ भी हुआ। ये भाई साहब अगला परिवार उठा के लाए, नाइट्रोजन फैमिली। अब जिसके नाम में ही ना हो शुरू में, है ना, तो वो काहे सफल होगा। तो नाइट्रोजन फैमिली लेकर के आते हैं, नाइट्रोजन परिवार कह देते हैं हम, नाइट्रोजन परिवार। अब ये जो नाइट्रोजन परिवार है, ठीक है, इस नाइट्रोजन परिवार की ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद रखेंगे, है ना, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भैया, सिंपल सी बात है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या। ठीक है, नाना का मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फॉस्फोरस, ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक। नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, एक, दो और तीन। तो एन का मतलब जो हुआ वो नाइट्रोजन से हुआ। पी का मतलब फॉस्फोरस, कैसे होगा फॉस्फोरस। और एस का मतलब आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोलते मुंह में हवा भर जाती है, और आर्सेनिक। अब देखो क्या हुआ सर ऐसा, है ना, ये जो परिवार था, ये नाइट्रोजन परिवार क्या रहा, ये असफल रहा, ये फेल्यूर रहा। और इसके बाद ये नियम आगे बढ़ा भी नहीं, क्योंकि एक बार फेल हो जाए वो नियम तो अगली बार अप्लाई थोड़ी होता है। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये परिवार असफल क्यों हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का देखो जो द्रव्यमान होता है वो लगभग होता है 14 के आसपास। कितना होता है, 14, 14। आर्सेनिक का होता है 74 के आसपास। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा बेटू एवरेज, कि सर 74 प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही निकालते हैं ना, 4 4 8 7 1 8, 88 डिवाइडेड बाई 2। इससे ये कटेगा तो कितना आ गया, 44 आ गया। कितना आ गया, 44। नियम के हिसाब से ये आया, लेकिन रियलिटी में इसका कितना होता है पता है आपको, रियलिटी में कितना होता है, वास्तविक में कितना होता है पता है, 30। वास्तविक द्रव्यमान। अब भैया देखो एवरेज में थोड़ा अंतर चल जाता है ना, एक का अंतर, दो का अंतर, तीन का अंतर, चार का अंतर, दशमलव में अंतर चल जाता है। लेकिन भाई साहब 14 का अंतर, 14 का अंतर थोड़ी चलता है। तो ये फेल हो गया।
अब ये फेल हो गया तो भाई साहब डॉबेरिनर ने कहा अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारी ट्रिक फेल हो गई। देखो आप सोच रहे होंगे ये बड़े महान लोग रहे होंगे, ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे नियम दिए। देखो एक बात बताता हूं, ये प्रयास थे, सफल हो गए। विज्ञान के अंतर्गत मैंने ऐसी कई खोजें देखी हैं जो गलती से हुई। कि सर है ऐसा थोड़ी होता है, गलती से माइक्रोवेव गलती से बना, है ना, वो किसी रिंग को बना रहे थे, उसमें खाना वगैरह रख दिया, भाई साहब पक गया, खाना पक गया साहब, माइक्रोवेव हो गया। ठीक है, इसी तरह से भाई यूरिया, है ना, आज हम बात करते हैं वोलर ने बनाया यूरिया, गलती से बना, गलती से बना दोस्त, याद रखिएगा। वो अमोनियम साइनाइड को गर्म कर दिया, यूरिया बन गया, है ना। इसके अलावा पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा, आज हम बड़े गर्व से नाम लेते हैं। एक फ्लास्क के अंदर भाई साहब उनने बैक्टीरिया रखा हुआ था, फंगस उसके साइड साइड में हो गई, वो बैक्टीरिया बाहर नहीं निकल पाया, उनके माइंड में वो चीज। लेकिन गलतियां भी तभी होती हैं, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। अब आप सोचो सर हमारी गलतियां, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर नहीं निकला तो कांस्टेबल निकल गया। ठीक है, तैयारी काहे की करी थी, सब इंस्पेक्टर निकला क्या, कांस्टेबल। ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि पुलिस का पढ़ रहा था भाई, कहना कांस्टेबल का, और निकल सब इंस्पेक्टर गया। तो ये गलतियां नहीं है। अगर आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो बाय चांस कोई ऐसी चीज अचानक से घटती हो, कहते हैं ना कि जब किसी काम को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा कराने में लगा देती है। तो सेम चीज इन लोगों के साथ भी हुई होगी, मैं तो यही मानता हूं। तो विज्ञान के क्षेत्र में अकस्मात हुई इन गलतियों को सिरेंडीपिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरेंडीपिटी कहते हैं। तो ये वो लोग थे जो प्रयास कर रहे थे कुछ न कुछ इस दुनिया के सामने उन चीजों को इजीली लाने का। डोबेरिनर असफल हो गए। देखो इनकी असफलताएं चलती रहेंगी, क्योंकि अगर पुराने समय में वैज्ञानिक क्या करते थे, इनसे पूछते ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। जैसे आप हमसे पूछते हो ना, सर ये जो बल्ब है ये जलता है तो ऐसा ही क्यों होता है कि ये जलता है, इसके अंदर से एसी वाली फीलिंग क्यों नहीं आ जाती, सर ये बल्ब 60 क्यों हो जाते हैं। 50 प्रश्न आपके भी होते हैं। वैसे दूसरे वैज्ञानिक इनके भाई साहब तोते उड़ाते थे, है ना। इनको बुला करके लेटर लिख रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा किया है तो ऐसा क्यों है, ऐसा किया है तो ऐसा क्यों है ना। उन वो जब तक उनके जवाब उनको नहीं मिल जाते तब तक वो उनकी सिद्धांतों को मान्यताएं नहीं देते थे, ऐसी बातें होती थी। अब यहां से फिर इनका नियम तो फेल हो गया भाई साहब, नाइट्रोजन परिवार असफल हो गया, फेल्योर हो गया। अब इनके बाद में अगले आते हैं, ठीक है, चलिए। न्यू कौन आते हैं, अगला नियम आता है। उस नियम को क्या कहा जाता है, उस नियम को कहते हैं ऑक्टेव लॉ। अष्टक नियम। ऑक्टेव लॉ, अष्टक नियम की बात करते हैं। किसने दिया, न्यूलैंड ने, जॉन अलेक्जेंडर दी न्यूलैंड नाम था इनका। ठीक है, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। इनका अलग ही पिक्चर है साहब। ऐसा आदमी जो किसी की सुने ही ना कसम से जीवन में, कि सर मतलब ये कहते हैं कि इनका ये जो अष्टक नियम था ये बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज हुई नहीं है। ये सन 1800 के दौर चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, सन 1800 के दौर चल रहे हैं, अभी तक सन 1900 नहीं आया। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब इन्होंने क्या कहा, इनका जो नियम था ऑक्टेव लॉ, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया जाता है, तब पहले
तत्व के गुण आठवें के समान होंगे। When element arranged in increasing order of atomic mass, then first element properly similar to eighth element। सर ये इन्होंने, मुझे लगता है ये आदमी क्या था, काम वाम में बैठ जाता होगा, दुखी होता होगा और गाने सुनने का शौकीन रहा होगा। होता ना, आप में से कई लोग गाने सुनते हैं, शाम होती है भाई साहब एक ढीला सा गाना लगा दिया, है ना, ऐसा लगता है कि भाई साहब दुनिया के सबसे बर्बाद आदमी हम ही हैं, एक अरिजीत सिंह का गाना बजा दिया। तो वो कई गाने हैं, आपने भी एक आध कोई ना कोई सुना होगा। ठीक है, यूं ही अकेले राहों में चलते चलते भटक जाता हूं मैं, यूं ही खुद से दूर चला जाता हूं मैं। तो कई गाने ऐसे हैं जो आप सुनते होंगे। मेरे को लग रहा है ये आदमी भी उसी में का था, न्यूलैंड, कि अच्छा ये फेल हो गया, ये गाना सुन रहा था, इसको आइडिया हो गया होगा एक दिन, तो भैया इसने तत्वों के समूह बना दिए। कितने के भाई, पहले तत्व के गुण आठवें के समान होंगे। क्यों सर, ऐसा कैसे बना दिया इसने? तो आठ पहले के गुण आठवें के समान मतलब आठ तत्वों का समूह। तो इसने क्या बनाया, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो 8 तत्वों के समूह बनाए इसने, है ना, उसी क्रम में अरेंज करता गया ये चीजों को। ये भाई साहब का अलग ही काम था। जैसे कि आप याद रखिए, आपने संगीत में एक चीज नोटिस की होगी, संगीत में होते हैं सुर। जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जिस तरह से संगीत के 7 सुर होते हैं ना, तो यहां देखिएगा, नंबर 1 पर सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब संगीत में जैसे कि पहले नंबर पर आप देखिए सा था, तो 8वें नंबर पर सा होगा, और फिर यही चीज रिपीटेशन चलती रहेगी। तो सारे गामा पध नी सा, सारे गामा पध नी सा। तो पहले नंबर पर कौन है, कि सरसा। 8वें नंबर पर कौन है, कि सरसा। तो इसी तरह से इन्होंने संगीत के, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हम इतने भी पागल नहीं हैं। मैं कहूंगा काहे, कि सर ये हिंदुस्तान में पैदा होता तो इसका नाम मांगीलाल होता, कालू राम होता, भूरा राम होता, राम प्रसाद होता। मैं बात तो तुम्हारी सही है सर, ये तो न्यूलैंड है, ये तो न्यूलैंड है, यहां पर ये संगीत के सुर थोड़ी चलते होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, यहां पर ये संगीत के सुर बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो सर इनके वेस्टर्न संगीत के सुर कौन से? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संगीत के सुरों पर आधारित नियम कौन सा है? अष्टक नियम संगीत के सुरों पर आधारित है। ठीक है, बात समझ में आई? सर गाना गा के सुनाइए। भाई साहब मेरे सुर थोड़े से ज्यादा हैं, यहाँ संगीत में 7 सुर होते हैं, मेरे थोड़े 15-16 हैं। ठीक है, इसलिए मैं गाना नहीं गाता। ठीक है, मेरे बच्चों की संख्या कम हो जाएगी क्लास वैसे। तो वेस्टर्न संगीत जो होता है उसमें भी 7 सुर होते हैं। कौन कौन से 7 सुर होते हैं भैया? तो पहला होता है डू, डू री एम आई, डू री एम आई, एम आई पूरा वर्ड है, डू री एम आई। फैसेला टी डू, फसीला टी डू, फैसोला टी डू। तो देखो भैया, यहां पर भी पहले नंबर पर क्या था, डू, और आखिरी पर क्या है, डू। तो डूरी एम आई फासिला टी डू। तो इन्होंने इस तरह से इन चीज को समझाया। ठीक है,
बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए भैया, अब इनके बारे में कहते हैं कि इनका ये नियम कहां तक लागू रहा। तो कैल्शियम तक ये लागू रहा, बाद में फेल हो गया। तो ये कैल्शियम तक लागू रहा, उसके बाद असफल हो गया। इनकी असफलता के कारण, तब उससे पहला कारण और अंतिम कारण, इसके अलावा दूसरे कारण पे जाना ही नहीं, कोबाल्ट निकल को साथ रख दिया। ट्रिक अच्छी नहीं लगी, ये ट्रिक नहीं है बेटा, ये नियम, ये वास्तविक रियलिटी है, ये कोई ट्रिक थोड़ी है, संगीत के साथ सुर है। ये कह रहा ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी है तुम्हारी तो, अब संगीत के सुर बदल दूं मैं तुम्हारी, है ना, तुमको अच्छा लगाने के चक्कर में मैं खिलवाड़ कर दूं संगीत के साथ, लोग फांसी चढ़ा देंगे मुझे संगीत को मानने वाले, है ना। आइए यहाँ पर हर जगह ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये सत्यता है। तो इन्होंने संगीत के साथ सुरों का उपयोग करके लोगों को समझाया था कि देखो संगीत में ऐसा होता है ना, ऐसा यहां भी होता है। तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू रहा। चलिए भैया, तो ये चीज हुई। अब अगला पॉइंट समझना, है ना। अब यहां क्या होता है, जैसे ही पहले नंबर पर सा और आठवें पे सा था, इन भाई साहब का कहना था कि भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी। एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। अभी पीरियोडिक टेबल का नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो इनका मानना था कि भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी। कि सर ऐसा वास्तविकता में नहीं हुआ क्या? देखो इनके समय में टोटल 56 एलिमेंट थे, या तत्व थे। तो इनके समय में फर्स्ट नंबर पर ये जिस एलिमेंट को रखते थे वो हाइड्रोजन था, और 56th नंबर पर जिसको रखते थे वो थोरियम था। कौन सा था? थोरियम। तो भैया इनका मानना था भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी। अब इनने तो कह दिया, तो क्या लोग मान लेंगे? नहीं साहब। क्या हुआ कि इनके कहने के कुछ साल बाद में कुछ तत्व खोज लिए गए, अक्रिय गैसों की खोज होनी बाकी थी, है ना। अब ऐसी स्थिति में, हाँ कल क्लास होगा आपका, कल क्लास होगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने तो बोल दिया, अब इन्होंने बोल दिया, ऐसी स्थिति में क्या चीज हुई कि कुछ तत्व खोजे गए। अब वो आठवें की जगह नौवे पर आएंगे, तो पहले के गुण अब किससे मिलेंगे? कि सर नौवे से मिलेंगे। अब अष्टक नियम अष्टक न रह करके क्या हो गया? नष्टक नियम हो गया। तो भाई साहब ये भी आगे चल करके असफल हो गए। एक गलती कि क्या भविष्य में तत्वों की खोज नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जो खुद की गलतियों से सीखे उसे इंसान कहते हैं, और जो औरों की गलतियों से सीखे उसे भगवान कहते हैं। कोई दूसरा कोई गलती कर रहा है, ये जीवन में मैं नहीं करूंगा, ये एक व्यक्ति के साथ गलती हुई है मैं नहीं करूंगा, ऐसा सीखते सीखते अगर वो आगे बढ़ रहा है तो वो भगवान ही है एक तरह का। ठीक। अब ऐसी स्थिति में इनके बाद में, है ना, ये बात चल रही थी 1863 के आसपास, 56 के 1863 के आसपास। अब एक साइंटिस्ट आते हैं 1869 में, जो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल देते हैं। क्या देते हैं? आवर्त सारणी। इस बंदे ने अभी तक जितने भी व्यक्ति आए उन सबका गहन अध्ययन किया, और ये देखा कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं। वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। इस बंदे ने सबसे पहली चीज तो ये बोला कि भविष्य में तत्वों की खोज होगी। अरे खोज क्या होगी? उनके लिए मैं खाली स्थान छोड़ देता हूं, मैं उनके लिए खाली स्थान भी
छोड़ देता हूं। तो इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी। क्या दी? एक पीरियोडिक टेबल दी। इनका नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में मेंडलीव बोलते हैं। नमस्ते। गुड। कल क्लास होगी बेटा? बिल्कुल होगी। तो 1869 में मेंडलीव कहते हैं, कुछ मेंडलीव कहते हैं, एक्चुअल नाम मेंडलीव है। तो मेंडलीव जो थे, है ना, कुछ लोग इसे क्या कह देते हैं, मेंडल कह देते हैं, कभी कभी वो हैंग हो जाता ना दिमाग, फादर ऑफ जेनेटिक्स को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। कब दी? 1869। इनकी पीरियोडिक टेबल दुनिया के सामने 1872 में आती है। तो इनकी पीरियोडिक टेबल का प्रकाशन कब होता है? पब्लिश्ड कब होती है? 1872 में। अब इनकी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? तो ये भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इनके समय में एलिमेंट हो चुके थे 63 एलिमेंट। या तत्व थे। इन तत्वों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर और 63 नंबर पर तो पहले नंबर पर तो भाई साहब फिक्स है हाइड्रोजन, और यहां पर आया था यूरेनियम। अंतिम तत्व कौन सा था? यूरेनियम था। तो मेंडलीव के समय टोटल एलिमेंट कितने थे, ये प्रश्न पूछते हैं। 63 एलिमेंट थे। इनकी पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन था। ठीक है ना। अंतिम तत्व कौन सा था? यूरेनियम था। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, इनकी हम आवर्त सारणी की बात करें, ऐसा क्या दिया इन्होंने? तो इनके समय में 7 आवर्त थे, पीरियोड। कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में जब लाइनें देखते हैं तो वो ऐसी लाइनें जो दिखाई देती हैं इस तरह से, ये पीरियोड कहलाते हैं। ठीक है, और 8 समूह थे या ग्रुप थे। किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं तो ऊपर से नीचे ऐसी लाइनें दिखाई देती हैं, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। तो 8 समूह थे और 7 आवर्त हुआ करते थे, और टोटल 63 एलिमेंट हुआ करते थे। इस बंदे ने दिमाग लगाया। पहले वाले ने गलती क्या करी थी? भविष्य में तत्व नहीं खोजे जाएंगे। इसने देखा यार कि 6-8 साल में ही 7-8 तत्व बढ़ गए, तो इसने कहा भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, तत्वों के लिए खाली स्थान तक छोड़ दिया बंदे ने कि इनको मिल जाए तो यहां रख लेना। एक चीज इन्होंने और अच्छी करी कि अभी तक इन्होंने नोटिस किया कि यार वो 3 तत्वों वाला वो फेल हो गया, अष्टक नियम वाला ये फेल हो गया, कोई सही से जमा ही नहीं पा रहा है यार। ये असफल होते हुए भी फेमस लोग हैं, इनसे भी ज्यादा असफल रहे हैं, उनको तो हम पढ़ते ही नहीं है। आप सोचते होंगे ये असफल हो गए जिन्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये असफल होते हुए ही भी एक क्रमबद्धता बता गए कि ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है। तो ये असफल होते भी सफल हो गए। वो कहते हैं ना कि कई कहानी कई किरदार अधूरे रह जाते हैं, किसी किसी फिल्म के अंदर, किसी किसी फिल्म के अंदर हीरो तो यूं ही हीरो तो यूं ही रह जाते हैं,
लेकिन साइड किरदार अमर हो जाते हैं। अभी एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, जो पाकिस्तान ने बैन कर दी थी। क्या नाम था उसका? पाकिस्तान ने एक बैन कर दी थी, एक मूवी आई थी, वो कौन सी थी? धुरंधर मूवी थी, है ना। उस मूवी में आपने देखा होगा कि भाई साहब हीरो भी थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हीरो नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा फेमस हो गया बस उसकी एक एंट्री से, एक सॉन्ग से, है ना। ऐसा कई किरदार में होता है, ठीक है। एक मूवी आई थी जैसे बाहुबली, शायद थोड़े समय बाद लोगों ने प्रभास का नाम एज अ हीरो महेंद्र बाहुबली कम लोगों ने यूज किया, प्रभास सबको पता है, लेकिन कटप्पा ज्यादा फेमस हो गया। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा सेम यहां चीज हो रही है। इस बंदे ने देखा यार कि ये परमाणु द्रव्यमान 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 कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में साइड किरदार ज्यादा फेमस हो जाता है। एक मूवी आई थी इसके पहले भी, आपको उसका एक सीन आज भी वायरल है, कौवा बिरयानी, ठीक है, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दी है, ये सीन वायरल हो गया। उस मूवी में अभिषेक बच्चन था, उसको कोई नहीं पूछ रहा आज। तो ऐसे कुछ किरदार, सेम चीज यहां भी हुई। इन्होंने देखा यार कि परमाणु द्रव्यमान 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 करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, एक साइड किरदार लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, दो तत्वों के रासायनिक गुण का अध्ययन किया, कि उनको डीपली स्टडी किया। तो उन दो तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया, जिसके कारण से ये बहुत फेमस हुई। और वो दो तत्व कौन कौन से दो तत्व लिए थे इन्होंने? तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्होंने उपयोग किया, इसके कारण से ये सफल हो गए कि भैया इनकी पीरियोडिक टेबल काफी हद तक सफल रही। तो ये चीज बेसिक सी है, इनमें जाना जाना तो मैं और भी डीप चाहूं, लेकिन आते ही नहीं है, इससे ज्यादा प्रश्न तो काहे घुसना है। ठीक। पता नहीं बेटा, मुझे मूवियों के नाम याद नहीं रहते, है ना। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, जो क्लिप्स होती हैं, कभी आपको समझाने में मदद मिले तो वो किससे जरूर मैं याद रख लेता हूं, बाकी तो मुझे नहीं पता। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे विराम करते हैं, है ना। ज्यादा समय भी नहीं लूंगा मैं आपका। कल हम आवर्त सारणी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मेन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो हेनरी मोसले ने दी है, जो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। उसमें भी हम बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो हमारी एग्जाम में बन सकती है। लेफ्ट राइट जाने पर क्या होता है ये जरूर हम पढ़ रहे होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब बहुत जल्दी। धन्यवाद आप सभी का।